फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर में कल अपन ने 2 फोर्सेज रीड किए थे भाई। फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कल अपन ने उन दोनों का कंपैरिजन भी किया था। अपन ने बताया था कि जो अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे वीक फोर्स होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का जब अपन ने कंपेयर किया था तब अपन ने बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो 10 की पावर 36 टाइम और वी कैन से 10 की पावर 37 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। किसके कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में। कल उन दोनों का कंपैरिजन बता रहा हूं मैं। कल जो अपन ने दोनों रीड किए थे, आवाज ही बंद अब देखो, कल अपन ने जो फंडामेंटल फोर्सेज पढ़े थे, फंडामेंटल फोर्सेज में कल अपन ने 2 पढ़ लिए थे भाई। फर्स्ट पढ़ा था अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड अपन ने रीड किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उन दोनों का जब कंपैरिजन किया था अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, तो अपन ने किसको स्ट्रॉन्ग बताया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को 10 की पावर 36 टाइम और वी कैन से 10 की पावर 37 टाइम स्ट्रॉन्ग बताया था। किसकी कंपैरिजन में? ग्रेविटेशनल फोर्स को अपन ने वीक बताया है। किसकी कंपेयर में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कंपेयर में। या ऐसे कह दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अपन ने स्ट्रॉन्ग बताया था। किसकी कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में। कितना टाइम स्ट्रॉन्ग बताया था? 10 की पावर 36 या फिर 10 की पावर 37 कह सकते हैं। अब देखो, अपन ने बताया कि अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। किसकी कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं भाई, कैसे ये अपने पास स्ट्रॉन्ग होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। किसकी कंपेयर में? ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में। एग्जांपल समझो, पेपर के स्मॉल पीस लेने हैं तुम्हारे को, पेपर के स्मॉल पीस लेने हैं और उन पेपर के स्मॉल पीस को अर्थ पे पुट करना है। पेपर के स्मॉल पीस ले लिए, उनको अर्थ पे पुट कर दो। बहुत ही स्मॉल पीस लेने हैं अपने को, पेपर के जितने हो सकते हैं उनको अर्थ पे पुट करना है। अब मेरे को ये बताओ, जो पेपर के पीस है उनका मास है और अर्थ का भी मास है, तो दो मासेस के बिटवीन में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है बताओ? ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। फिर समझो आगे, कोई स्केल ले लो या कोई पेन ले लो, उसको रब करना है हेड से या फिर क्लोज से। साइड से रब कर सकते हो, किसी क्लोज से रब कर सकते हो या हेयर से रब कर सकते हो। किसको? स्केल ले लो या फिर क्या ले सकते हो बताओ? पेन ले सकते हो। रब कर लिया। अब वो स्केल या जो पेन था वो चार्ज हो गया, मीनिंग वो कौन सी बॉडी होगी बताओ? चार्ज बॉडी होगी, चार्ज बॉडी होगी। अब उस स्केल या पेन को, उस स्केल या पेन को उन पेपर के पीस के पास लेके जाओ। उस स्केल या पेन को पेपर के पीस के पास लेके जाओ, तो वो स्केल या पेन पेपर के पीस को अगर आप देखोगे तो अट्रैक्ट करेगा, मीनिंग पेपर पीस उस स्केल या पेन से चिपक के आ जाएगा। अब तुम मेरे को ये बताओ, अब तुम्हारे को बात क्लियर होगी होगी। पहले बताओ, अपने पास पेपर के पीस और अर्थ के बिटवीन में ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है भाई। पेपर के पीस और अर्थ के बिटवीन में ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा है। और अब जब अपन स्केल या पेन को लेके गए, तो फिर अपने पास स्केल या पेन
और पेपर पीस के बिटवीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है। अगर मान लो ग्रेविटी फोर्स स्ट्रॉन्ग होता, सोचो एक चीज, अगर ग्रेविटी फोर्स स्ट्रॉन्ग होता तो ये जो पेन या स्केल था वो पेपर के पीस को उठाकर नहीं ला सकता था। बट यहाँ कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो पेपर का पीस, जो पेपर का पीस है वो पेन या स्केल के साथ में चिपक के आ गया। तो ये एग्जाम्पल तुम्हारे को क्लियर हो गया होगा। इससे अपन ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है किसकी कंपेयर में? ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपेयर में। समझ आई इतनी बात? अब देखो, आज अपने पास जो थर्ड टाइप का फोर्स है, आज अपने पास जो थर्ड टाइप का फोर्स है वो कौन सा है बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स है बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, थर्ड टाइप का है। देखो इधर ध्यान लगाओ, मेरे को ये बताओ न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करे रखेगा, एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन प्रोटॉन भी कह सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं, उनको आपस में जो बाइंड करे रखेगा वो फोर्स कौन सा फोर्स होता है बताओ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। मेरी बात समझो एक चीज ध्यान से। मैं तुम्हारे को ये बता दूं, जैसे मान लो ये तुम डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें मैंने ये बताया तुम्हारे को, देखो ये जो डायग्राम है इसमें बताओ ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है बताओ? रिपेल कर रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है बताओ? रिपेल कर रहा है। थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम बना देता हूं। देखो मैंने ये बताया तुम्हारे को कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को आपस में बाइंड करे रखेगा, बांधे रखेगा, वो कौन सा फोर्स है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब मेरी बात समझो ध्यान से। मैंने ये बताया तुम्हारे को भाई ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है बताओ? रिपेल कर रहा है, क्योंकि दोनों पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन ने ये पढ़ा है कि अपने पास जब सेम पोलैरिटी के चार्ज होंगे तो अपने पास उनके बिटवीन में रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, मीनिंग लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो बताओ प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। देखो प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, फिर भी यहाँ जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है। प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, फिर भी जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, मीनिंग एक फोर्स और लग रहा है यहाँ, और वो जो फोर्स लग रहा है उसका नेम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और मेरी बात समझो, यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, मीनिंग ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, इन दोनों प्रोटॉन के बिटवीन में कौन सा फोर्स लग रहा है? इन दोनों प्रोटॉन के बिटवीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। इन दोनों प्रोटॉन के बिटवीन में कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है। बट यहाँ एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या कर रहा है? इनको आपस में बाइंड करे रख रहा है, आपस में बांधे रख रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस स्टेबल है, मेरी बात समझना। दो कंडीशन होगी यहाँ, अगर न्यूक्लियस स्टेबल होगा, न्यूक्लियस स्टेबल होगा, दो फोर्स है यहाँ, न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो अपने पास जो इनके बिटवीन में रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सन फोर्स जो लग रहा है जिसका नेम क्या बताया आपने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो तो होगा कम। और जो
न्यूक्लियर फोर्स है वो ज्यादा होगा। कहने का मतलब भाई ये इसको रिपेल करना चाह रहा है, ये इसको दूर भेजना चाह रहा है, असली भाषा में समझो, ये इसको दूर भेजना चाह रहा है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इसको क्या करे रख रहा है, बांध के रखना चाहता है। तो सोचो जो बांध के रख रहा है वो ज्यादा है और ये इसको रिपेल कर रहा है ये कम है। तो बताओ ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे या ऐसे ही बने रहेंगे? ऐसे ही बने रहेंगे, ऐसे ही बने रहेंगे भाई। इसका मतलब जब न्यूक्लियस स्टेबल होगा, मेरी बात समझना ध्यान से, जब न्यूक्लियस स्टेबल होगा तो अपने पास न्यूक्लियर फोर्स लार्ज होगा और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रीजन से ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है वो कम होगा। अगर मान लो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? ये रिपल्सन वाला फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जो बांध के रख रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। समझ आई बात? न्यूक्लियस का भी स्टेबल होगा भाई, जो बांध के रख रहा है वो ज्यादा है और जो रिपेल कर रहा है वो क्या है, कम है। तो ये इसी कंडीशन में बना हुआ है तो ये न्यूक्लियस स्टेबल हो गया। अनस्टेबल का मीनिंग क्या? अनस्टेबल का मीनिंग कि अपने पास ये स्मॉल पार्टिकल वगैरह क्या करेगा, एमिट करेगा, तो उस टाइम अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल कब होगा? जब कौन सा फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा, बताओ, रिपल्सन का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और जो बांध के रख रहा है न्यूक्लियर फोर्स वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, बताओ, अनस्टेबल हो जाएगा। समझ आई बात? न्यूक्लियस कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगर अपन ओनली न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर करें, अगर अपन कौन से फोर्स को कंसीडर करें, न्यूक्लियर फोर्स को कंसीडर करें, तो जितना फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में लगता है उतना ही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन में लगता है और उतना ही फोर्स किसके बिटवीन में लगता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बिटवीन में। ओनली न्यूक्लियर फोर्स को मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो जितना फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में लगेगा उतना ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बिटवीन में लगेगा और उतना ही प्रोटॉन प्रोटॉन के बिटवीन में लगेगा। बट अगर टोटल फोर्स कंसीडर करें, मेरी बात समझना ध्यान से, टोटल फोर्स कंसीडर करें तो यहाँ टोटल कितने फोर्स हो जाएंगे, बताओ, 2 फोर्स हो जाएंगे। कौन कौन से बताओ? एक तो न्यूक्लियर फोर्स और एक कौन सा फोर्स बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तो ये इसको रिपेल कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ, और न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को आपस में बांधे रख रहा है या नहीं रख रहा है। तो अगर टोटल फोर्स में बताता हूं तो कितने टाइप के फोर्स होंगे, बताओ, 2 टाइप के होंगे। अरे 2 टाइप के फोर्स हो गए टोटल, कौन से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाँ, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और एक न्यूक्लियर फोर्स जो इनको आपस में बाइंड करे रख रहा है। तो फिर जो टोटल फोर्स है वो कुछ कम हो जाएगा। कैसे? मान लो ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है 2 न्यूटन से। कितने न्यूटन से रिपेल कर रहा है? 2 न्यूटन से। तो 2 न्यूटन से तो ये दोनों दूर जाना चाह रहे हैं, ये समझो, 2 न्यूटन फोर्स से तो ये दोनों क्या जाना चाह रहे हैं, बताओ, दूर जाना चाह रहे हैं। और मान लो जो न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको बाइंड करे रख रहा है वो 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन वाला क्या कर रहा है, इनको बाइंड करने का काम कर रहा है और ये इनको बिखेरने का काम कर रहा है, ये समझो, मतलब दूर भेजने का प्रयास कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है। तो बताओ फिर टोटल फोर्स कितना होगा? 3 न्यूटन होगा, 3 न्यूटन होगा, क्योंकि ये तो क्या कर रहा है, उनको बांधना चाह रहा है, ये तो उनको बांधना चाह रहा है और ये बिखेरना चाह रहा है, ये बिखेरना चाह रहा है। इसको समझो भाई, ये 5 लोग तो लड़ाई करवाना चाह रहे हैं, समझो, ये 5 लोग तो लड़ाई नहीं करवाना चाह रहे हैं, ये समझो, घर को बंदे रहना चाहते हैं, भाई घर बंधा रहे वैसा का वैसा, और ये 2 लोग क्या करना चाह रहे हैं, बताओ, लड़ाई करना चाह रहे हैं। तो बताओ घर बंधा रहेगा या बिखर जाएगा? बंधा रहेगा, क्योंकि बांधने वाले लोग क्या है, बताओ, ज्यादा। अब देखो नोट में आते हैं, पर नोट में पहला पॉइंट क्या है, बताओ, इसकी जो रेंज होती है वो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होती है।
क्यों? क्योंकि तुम ये जानते हो कि जो न्यूक्लियस का साइज होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। न्यूक्लियस का साइज 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है और जो एटम का साइज होता है वो 10 की पावर माइनस का 10 मीटर होता है। समझ आई बात? तो ये न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस में वर्क करेगा। तो बताओ इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, मीनिंग स्मॉल रेंज में वर्क करेगा। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिख दिया मैंने, सुपरलेटिव डिग्री यूज कर ली मैंने, कहने का मीनिंग ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब देखो इसकी जो नेचर होती है वैसे तो जनरली अट्रैक्शन की होती है, बट एक कंडीशन आती है इसमें, 12th में तुम पढ़ोगे न्यूक्लियस वाले चैप्टर में, अगर डिस्टेंस अपने पास 0.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से अगर कम हो जाती है, इससे लेस हो जाती है, तो ये रिपल्सन का नेचर भी दिखाता है, मीनिंग डिटेल भी करने लग जाता है। ये कंप्लीट तुम न्यूक्लियस के चैप्टर में पढ़ोगे कि अभी इतना सा लर्न कर लो। जिन पार्टिकल के एक्सेंट से ये फोर्स लगता है उनको कहा जाता है पाई मेसोन। पाई मेसोन कहते हैं उनको। कल अपन ने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था उनमें अपने पास जिन पार्टिकल के एक्सेंट से लग रहा था वो थे ग्रेविटोन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में जिनके एक्सेंट से लग रहा था वो थे फोटोन, और इसमें अपने पास जिनके एक्सेंट से ये वर्क करेगा वो होते हैं पाई मेसोन। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है भाई, मैंने कल बताया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। अगर अपने पास वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो फिर वो कंजर्वेटिव होता है, और वर्क डन पाथ पे डिपेंड करे तो फिर क्या होता है बताओ? वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। फिर आ जाते हैं 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट में ये है कि जो अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, F का मीनिंग फोर्स है, EM का मीनिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उससे ये 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ मैं थोड़ा और लार्ज लिख देता हूँ, FEM लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स है उससे 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10 की पावर 39 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा फोर्स? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना टाइम स्ट्रॉन्ग होता है? 10 की पावर 39 टाइम स्ट्रॉन्ग होता है। ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, कल बताया था सेंट्रल फोर्स। yes, इसमें फोर्स अपने पास लाइन ज्वाइनिंग वर्क करे, इसमें फोर्स सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अकॉर्डिंग ही वर्क करे, तो वो फिर कौन सा होता है बताओ? सेंट्रल फोर्स होता है। तो बताया था सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है। क्लियर भाई बात है? सर इसको 10 के पावर 2 ले सकते हैं ना, इस 100 को 10 के पावर 2 देखो जो फोर्थ टाइप है फोर्स का वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स कब वर्क करेगा? बीटा डीके जब प्रोसेस होगा तब ये अपने पास फोर्स वर्क करेगा। भाई बीटा डीके क्या होता है देखो मैं बताऊं तुम्हारे को, एक प्रॉपर्टी अपन 12th में रीड करेंगे, रेडियो एक्टिविटी। देखो ये जो रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी होती है वो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है, और कई न्यूक्लियस क्या करते हैं अपने आप ही स्मॉल पार्टिकल का एमिशन करते रहते हैं, स्मॉल पार्टिकल का एमिशन करते रहते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल होते हैं अल्फा पार्टिकल,
बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। बीटा जो पार्टिकल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है कब पिक्चर में आएगा, जब बीटा डीके होगा। जब क्या होगा बताओ, बीटा डीके। डीके का मीनिंग बाहर निकलना, स्मॉल पार्टिकल का न्यूक्लियस से क्या निकलना बताओ, बाहर निकलना। इस प्रॉपर्टी को अपन ने क्या नाम दिया है बताओ, रेडियो एक्टिविटी। ये 12th में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस की एक प्रॉपर्टी है और उसमें क्या करता है, कई न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जो अपने आप ही स्मॉल पार्टिकल का एमिशन करते रहते हैं। वो स्मॉल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल होते हैं। बीटा पार्टिकल टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल एंड नेगेटिव बीटा पार्टिकल। जनरली जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। अपने को ये पता है कि न्यूक्लियस में कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। पाउली नेम का एक साइंटिस्ट है, उसने ये बताया कि न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है बताओ, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। अपन ने लिखा है बीटा माइनस डी के बता रहा हूं मैं तुम्हारे, बीटा प्लस डी के भी होता है भाई, बीटा प्लस भी बता दूंगा। अभी लिखा है बीटा माइनस डी के, तो बीटा माइनस डी के जब होगा तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और एक पार्टिकल और आएगा एंटी न्यूट्रिनो। ये एंटी न्यूट्रिनो क्या है, देखो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में ये तुम्हारे को याद रखना है कि ये ऐसा है जिसके पास न तो चार्ज है न ही इसके पास मास है। समझना मेरी बात ध्यान से। एंटी न्यूट्रिनो के पास न तो चार्ज है न तो इसके पास क्या है बताओ, चार्ज है। इसके पास एंटी न्यूट्रिनो के पास न ही इसके पास मास है। ये एनर्जी का एक पार्टिकल है, मीनिंग ये एनर्जी है और इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होता है। दो चीज याद रखो, इसके पास एनर्जी होती है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जब बाहर आए, इन दोनों के बिटवीन में जो फोर्स लग रहा है, किस किस के बिटवीन में बताओ, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, इन दोनों के बिटवीन में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन सा है बताओ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा ही अपन बीटा प्लस डी के बता सकते हैं, बीटा प्लस डी के। तो बीटा प्लस डी के में क्या होगा बताओ, जो न्यूक्लियस है उससे एक तो पॉजिट्रॉन बाहर आएगा भाई, पॉजिट्रॉन बाहर आएगा, पॉजिट्रॉन बाहर आएगा और न्यूट्रिनो बाहर आएगा। पॉजिट्रॉन बाहर आएगा और कौन बाहर आएगा बताओ, न्यूट्रिनो। इनके बिटवीन में जो फोर्स लगेगा, पॉजिट्रॉन व न्यूट्रिनो के बिटवीन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा है बताओ, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये बीटा प्लस डी के हो गया। ये कंप्लीट तुम 12th में न्यूक्लियस का चैप्टर उसमें पढ़ोगे। अभी दोनों में से कोई सा भी एक प्रोसेस तुम्हें याद रखना कि बीटा माइनस डी के होगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन आएगा बाहर बताओ, एंटी न्यूट्रिनो आएगा। इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बिटवीन में जो फोर्स लगेगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ऐसे ही बीटा प्लस डी के होगा तो फिर जो प्रोटॉन होता है, फिर जो वो प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन व पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन व पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट होता है। फिर पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो बाहर आते हैं, इनके बिटवीन में जो फोर्स लगता है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 10 की पावर -16 मीटर होती है, मीनिंग ये भी स्मॉल रेंज फोर्स है। जिन पार्टिकल के एक्शन से ये फोर्स पिक्चर में आता है उन पार्टिकल का नेम है बोसोन। बोसोन पार्टिकल है जिनके एक्शन से फोर्स लगता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बताया था नॉन कंजर्वेटिव, जिसमें अपने पास वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है
तो फिर वो क्या होगा बताओ, नॉन कंजर्वेटिव होगा। और वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे फिर वो कंजर्वेटिव होगा। सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स भी नहीं होता है। सेंट्रल फोर्स बताया था कि जो फोर्स लाइन ज्वाइनिंग वर्क करे, फोर्स लाइन ज्वाइनिंग लग रहा है, लाइन अलोंग लाइन ज्वाइनिंग अगर फोर्स लगे तो फिर वो सेंट्रल फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है वो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग नहीं लगता, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स नहीं होता है, फोर्स का मतलब नहीं होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो नहीं करता। ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में 10⁻25 टाइम स्ट्रांग होता है। मैंने क्या बताया, वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में कितना टाइम स्ट्रांग होता है, 10⁻25 टाइम होता है। और अपने पास स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से ये वीक होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स से क्या होता है बताओ, वीक होता है। अब एक बार मैं कंपैरिजन बता देता हूं फटाफट से इनका। अब देखो लास्ट में चारों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है। इनका रेशियो गिवन है 1:10⁻26, 10⁻37, 10⁻39। इससे अपन कंपेयर कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे को इन दोनों को कंपेयर करना है तो कंपैरिजन हो सकता है बताओ 100 टाइम, ये 100 टाइम है तो स्ट्रॉन्गेस्ट के कंपेयर, ये कंपैरिजन हो गया। अब अपने जो 4 टाइप थे फंडामेंटल फोर्सेस के 4 टाइप थे वो कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।